Hello everyone, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about sport injury prevention. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा स्पोर्ट इंजरी प्रिवेंशन। लास्ट के वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था टियर वर्साइटिस के बारे में, टर्फ टो के बारे में, एंकल स्प्रेन के बारे में, एक्स्ट्रा ऑल जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट इंजरी प्रिवेंशन एक्चुअल होता है क्या। जो एथलीट्स होते हैं जिनमें कॉमन आपको इंजरी देखने को मिलेगी, नी स्प्रेन हो गया, एंकल स्प्रेन हो गया, मोस्टली हमारे जो लिगामेंट्स हैं और टेंडन्स हैं उसमें टियरिंग हो जाती है, लाइक ट्विस्टिंग, बैंडिंग एंड एक्सेसिव मूवमेंट्स की वजह से, प्रोलॉन्ग मूवमेंट्स की वजह से, ओवर यूज़ की वजह से। तो बहुत सारी सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि एथलीट्स में आपको हमेशा सुनने को आएगा ये इंजरी हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गया। तो जो कोच होते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पहले से ही जो एथलीट्स हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देने होंगे, प्रिवेंशंस के लिए उन्हें एडवाइस देनी होगी। तो स्पोर्ट इंजरी प्रिवेंशन एक्चुअल होता क्या है, ये मिनिमाइज़ करता है हमारी एक्टिविटी रिलेटेड कोई भी इंजरी है उसे, एंड हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उन्हें इम्प्रूव करता है। मीन्स जो एथलीट्स हैं उन्हें री इंजरी से भी हम प्रिवेंट करते हैं, उन्हें इंजरी से प्रिवेंट करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को, उनके इवेंट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो स्पोर्ट इंजरी जो होती है लाइक 2 टाइप से होती है, एक ट्रॉमेटिक होता है, एक हमारा ओवर यूज़ होता है। तो मोस्टली जो एथलीट्स में देखने को मिलेगा वो ओवर यूज़ मिलते हैं क्योंकि उन्हें ओवर यूज़ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करनी होती है, तो इसकी कंडीशंस में उन्हें ओवर यूज़ इंजरी हो जाती है। जब ट्रॉमेटिक इंजरी होगी तो 2 टाइप से होती है, एक हमारा एक्सटेंसिक एंड इंट्रेंसिक। तो एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक जो होती है, एक्सटेंसिक मतलब कोई एक्सटर्नल वायलेंस की वजह से हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है। इंट्रेंसिक मीन्स उनके जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उन रीजन्स की वजह से उनमें कोई भी ट्रॉमा हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है, जो कि अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्सटेंसिक जो एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशंस होती है, बिकॉज ये आरटीए टाइप का होता है, वायलेंस की वजह से एक्यूट है या क्रोनिक है। तो हम यहाँ समझते हैं इंजरी के बारे में। द काइंड ऑफ इंजरी मोस्ट कॉमनली शीन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज, ओके, जैसे एक्सीडेंट, ट्रॉमा, रेपिटेटिव इंजरीज, पुअर ट्रेनिंग प्रैक्टिस, इम्प्रॉपर इक्विपमेंट्स। तो जो हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं स्पोर्ट्स इंजरी में, एक इंट्रेंसिक होता है, एक हमारा एक्सटेंसिक होता है, जैसे कि हमने आपको बताया। इंट्रेंसिक क्या होता है, इनहेरेंट होते हैं, और एक्सटेंसिक होते हैं, नॉन इनहेरेंट होते हैं एथलीट्स के लिए। तो इंट्रेंसिक में हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, मॉडिफाइड एंड नॉन मॉडिफाइड। तो यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं मॉडिफाइड के बारे में, नॉन मॉडिफाइड के बारे में। तो मॉडिफाइड क्या होते हैं, लाइक जैसे कि हम जब मॉडिफाई कर सकते हैं, पेशेंट के लिए स्ट्रेंथ कम है तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। मसल स्ट्रेंथ एंड पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल लेवल, हेल्थ। एंड नॉन मॉडिफाइबल वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम इनमें कोई भी चेंज कर नहीं सकते, जिन्हें किसी भी टाइप से हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लाइक एज, जेंडर्स, एथनिटी एंड जेनेटिक्स। ओके, एक्सटेंसिव फैक्टर्स। एक्सटेंसिव फैक्टर क्या होते हैं, वो ऐसे फैक्टर्स जो कि पेशेंट जो एथलीट्स हैं उन पर डिपेंड होता है एंड वो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं वो अदर कंडीशंस के लाइक, जैसे कि एक्सटेंसिव में हो गया हमारा न्यूट्रिशंस, उस पर एथलीट्स डिपेंड है। यदि अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं लेगा तो उसके जो मसल्स परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं होगा, जो रिकवरी है या इंजरी हुई है उसे रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो हेल्दी बॉडी के लिए और फिजिकली एक्टिव रहने के लिए हमें न्यूट्रिशंस की नीड होती है। ट्रेनिंग, ये भी हमारा एक्सटेंसिव है। इक्विपमेंट, जो कि हम इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंट्स एंड अदर्स। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। जो रिस्क फैक्टर होते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के, ओवर यूज और ट्रॉमेटिक होता है। ट्रॉमेटिक में हम एक्सटेंसिव और इंट्रेंसिक फैक्टर्स देखते हैं। इंट्रेंसिक जो कि मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, एक्सटेंसिक जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होते हैं जिन पे हम डिपेंड रहते हैं, जो एथलीट्स है वो डिपेंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंजरी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक मेजर्स रहेंगे, क्या क्या जो एक्सरसाइज है, क्या उसका ट्रेनिंग जो प्रोटोकॉल है, उसके प्रिकॉशंस, एप्लीकेशंस एंड डेंजर, ये हमारे प्रिंसिपल होते हैं इंजरी के। अब हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है प्रिवेंशंस, स्पोर्ट इंजरी की प्रिवेंशंस कैसे हो गया। तो हम इसमें 3 टाइप से कैरेक्टराइज किया है हमने प्रिवेंशंस को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो आई होप आप सभी अच्छे से जानते होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशंस क्या होती है, लाइक जब भी कोई एथलीट्स है वो फील्ड में जा रहा है तो
तो हम क्या उसे बताएंगे कि आप प्रॉपर तरीके से शूज़ वियर कीजिए, ब्रश का यूज़ कीजिए, नी ब्रश है, एंकल ब्रश है, एल्बो ब्रश है एंड हेलमेट है। प्रॉपर आपको वो सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट होके जाना है, लाइक कोई भी इंजरी ना हो। तो ये हमारे होते हैं प्राइमरी प्रिवेंशंस, मीन्स हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, और जो पेशेंट है, जो एथलीट्स है, उससे कोई भी इंजरी ना हो, प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशंस करते हैं, नी बैंड, एल्बो बैंड, सुटेबल शूज। ओके। एंड सेकेंडरी प्रिवेंशंस क्या होती है, लाइक कोई भी एथलीट्स को कोई इंजरी हुई है, अब ऑन द स्पॉट आप क्या करेंगे, कोई इंजरी है, अब उसे और ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स ना हो, और ज़्यादा वो इंक्रीज ना हो, लिमिटेड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे जो हमें डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, लाइक कोई भी डिसेबिलिटी डेवलप ना हो, कोई भी और री इंजरी ना हो, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, तुरंत जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं ऑन द स्पॉट, लाइक राइस प्रोटोकॉल हो गया हमारा। हमें क्या करना है, रिस्क ऑफ इंजरी को रिड्यूस करना है, अर्ली डायग्नोस कर लेना है, जिससे कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ओके। टर्शरी प्रिवेंशन क्या है, जब पेशेंट है सेकेंडरी क्रॉस कर जाता है, वो एक कॉम्प्लेक्सिटी में होता है, लाइक एक डिसेबिलिटी का हो जाता है, जो एथलीट्स है वो डिसेबल हो गया, उसे लाइक कोई नी प्रॉब्लम, एंकल स्प्रेन, वो थर्ड ग्रेड का एंकल स्प्रेन हुआ है, तो उसमें हमें उसमें हमें ट्रीटमेंट करना है, लाइक उसमें एसेंशियल है, सर्जरी करानी ही होगी, तो पोस्ट ऑपरेटली हम उसे रिहब कराते हैं। ओके। मीन्स उसे फिर से उसके स्पोर्ट में हमें वापस लेके आना है, उसको उसके फील्ड पे वापस लेके आना है, तो उसके लिए हम एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं। वो हमारा टर्शरी प्रिवेंशंस होता है कि फोकस करते हैं रिहेबिलिटेशंस पे, एंड जो भी डिसेबिलिटी हुई है उसे कम करना है, हमें जो डिसेबिलिटी है उसे रिड्यूस करना है, करेक्ट करना है, एंड रिटर्न टू द स्पोर्ट्स। तो ये हमारे 3 प्रिवेंशंस हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी प्रिवेंशंस रहेगा फील्ड में जाने से पहले हम प्रिवेंशन रखते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन वो रहेगा जैसे कोई क्रिकेटर से ऑन द उसके पिच और जो फील्ड है वहाँ पे कोई इंजरी हुई है, वहाँ पे उसे ट्रीट करना है। एंड टर्सरी प्रिवेंशंस वो होती है, लाइक जो एथलीट से अपना परफॉर्मेंस इवेंट्स कंप्लीट कर लिया है उसने, उसे इंजरी बहुत हार्डेस्ट कोई इंजरी हुई है, तो एज ए रिहेबिलिटेशन सेंटर हम उसे ट्रीट करते हैं। ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट ये हमारा सीक्वेंस रहता है कुछ इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट इज एस्टैब्लिश एक्सटेंट ऑफ इंजरी, लाइक इंसिडेंस क्या है, क्या सीवियरिटी है। ओके। सेकंड इज एस्टैब्लिश द इटियोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, क्या है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंड इटियोलॉजी पेशेंट की। ओके। थर्ड इज इंट्रोड्यूस प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर रखने हैं पेशेंट को, एंड असिस्ट टू इफेक्टिवनेस बाय रिपीटिंग स्टेप 1। तो ये हमारा एक सीक्वेंस रहता है इंजरी प्रिवेंशंस के लिए। यहाँ पे हम पहले समझ लेंगे कुछ प्रिंसिपल्स थे हमारे। प्रिंसिपल्स में था कि हमारा मेजर्स रहेगा, थोड़ा सा बैक में जाते हैं, लाइक ये क्या है, मेजर्स कुछ रहेंगे जो कि प्रिवेंट करते हैं इंजरी को, वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। एंड देन कुछ प्रिकॉशंस होंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस आप यूज़ करेंगे उसके लिए, एंड क्या क्या उसके डेंजर्स है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। अब हम समझ रहे हैं इसके मेजर्स कौन कौन से होते हैं, मेजर के साथ साथ ही आप उसमें प्रिकॉशंस एंड एप्लीकेशंस एंड डेंजर सारा कुछ अंदर समझ आएंगे। ओके। तो हमारे जो मेजर्स है, वार्म अप है, स्ट्रेचिंग, सबसे पहले क्या वार्म अप कराना है, स्ट्रेचिंग कराना है, टेपिंग ब्रशिंग होता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, सुटेबल इक्विपमेंट्स होते हैं, अप्रोप्रिएट सरफेस होना चाहिए, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग जो एथलीट्स है उसे मिलना चाहिए, एडिक्वेट रिकवरी, साइकोलॉजिकली उसे सपोर्ट देना है, न्यूट्रिशन। तो ये जो मेजर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी एथलीट्स है उसके लिए, कि उसे जो भी उसका जो कोच है एंड जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो इस चीज़ के बारे में उसे अच्छे से नॉलेज दे। एंड ये सारी चीज़ें तो जो एथलीट्स है उसे वहाँ पे चाहिए, उसे रिक्वायर्ड है। ओके। जो कि हमारी इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो मेजर है वार्म अप। वार्म अप क्या होता है, ये हम करते हैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम प्रिपेयर करते हैं, बॉडी एक्सरसाइजिंग से पहले हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि ये एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर है। मीन्स ये क्या रहता है कि जनरली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और स्पेसिफिक कुछ वार्म अप हम कराते हैं कुछ टाइम के लिए, लाइक जैसे हमारा डिपेंड करता है कि हमें एक्सरसाइज कितनी देर की करनी है। कुछ लोग वार्म अप 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, एंड एथलीट्स जो है उन्हें 30 मिनट्स का वार्म अप करना होता है। तो ये बिफोर एक्सरसाइज हम करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी है पूरा एकदम से वार्म अप हो जाए, उसमें वार्मनेस आ जाए, जिससे कि हम इजीली और एक्सरसाइज सारी कर सकें। ओके। एंड
सो बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे वार्म अप के? इंक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ मसल्स, increase oxygen delivery to the muscles, increase cellular metabolism, increase speed of a nerve impulse, increase sensitivity of the nerve receptors, decrease number of injuries and extra all है बहुत बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं. Decrease number of injury due to increased range of motion, decrease stiffness of connective tissues leading to decreased likelihood tears, increase cardiovascular response, decrease sensitivity of a muscles stretch, decrease vascular resistance, reduce muscular viscosity leading to smoother muscles contractions, increase speed of nerve impulse, enhance metabolism. तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं वार्म अप के. 50% जो 50% रिस्क होते हैं इंजरी के, वो वार्म अप रिड्यूस करते हैं. 50% रिड्यूस रहता है कोई भी रिस्क होने से, इंजरीज को प्रिवेंट करता है वार्म अप. तो आई होप आप समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एथलीट्स के लिए वार्म अप, कितना इंपॉर्टेंट है. ये 50% हमारी इंजरी को प्रिवेंट करता है. ओके, आप नेक्स्ट समझते हैं. नेक्स्ट मेजर है हमारा स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझते हो कि स्ट्रेचिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है. स्ट्रेचिंग हमारे डॉम्स प्रोटोकॉल पे भी काम करता है एंड ये हमारे मसल सोरनेस से बचाता है, मसल सोरनेस होने से. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग करना, जिससे कि बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल हो जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाए और परफॉर्मेंस हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो जाए. तो स्ट्रेचिंग बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज रिक्वायर्ड होती है, करना ही है आपको सोरनेस से बचाने के लिए अपनी बॉडी को. द एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट स्मूथली अ फुल रेंज ऑफ मोशन. स्मूथली हमें मूवमेंट्स कराना है, स्मूथ जॉइंट मूवमेंट्स होना चाहिए. एंड एथलीट्स को ये करना ही करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नॉर्मली भी कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई जिम वर्कर है, तो वो ये सारी चीज़ें फॉलो अप कर सकता है. इंक्रीज बेनिफिट्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, डिक्रीज मस्कुलर टेंडिनस इंजरीज, मिनिमाइज मसल सोरनेस, इम्प्रूव परफॉर्मेंस. एंड कुछ हमारे टाइप्स होते हैं स्ट्रेचिंग के. किस टाइप, कुछ समझिए कि स्ट्रेचिंग के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करना एसेंशियल होता है. तो फर्स्ट इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग एंड बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग एंड PNF स्ट्रेचिंग. जो एथलीट्स होते हैं ना, ये 3 स्ट्रेचिंग करनी होती है. आप नॉर्मल भी आप कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, एक ही जगह खड़े होकर आपको स्ट्रेचिंग करनी होगी लाइक अपने डिजिटल जॉइंट्स की. तो इसमें क्या होता है कि जो भी एथलीट्स है या जो भी स्पोर्ट पर्सन है, जब भी वो स्ट्रेचिंग कर रहा है तो उसे कुछ देर के लिए होल्ड रखना होगा. 30 सेकंड के लिए होल्ड रखेगा एंड देन फिर से रिपीट करेगा. तो ये जो स्टैटिक होती है ये विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, विदाउट डिस्कम्फर्ट वो जो एथलीट्स है उसे करना होता है, सॉरी. एंड बैलिस्टिक ट्रेनिंग क्या होती है, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, जिसमें कि मसल्स को जो हम स्ट्रेच करते लिमिट तक करते हैं, पेन फ्री लिमिट तक, कि जितना उसका लिमिट है वहाँ तक स्ट्रेच करना है एथलीट्स को. जैसे कि जिम्नास्टिक्स में होते हैं तो वो लोग करते हैं, तो मसल्स स्ट्रेच करने नियर इट्स लिमिट. ओके, PNF स्ट्रेचिंग आई होप आप सब लोग अच्छे से जानते हो. अल्टरनेटिंग होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन अल्टरनेटिंग करेंगे. एंड कुछ देर के लिए होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेचिंग में. ये बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों ही मसल्स के लिए एसेंशियल है, उस दोनों मसल्स के लिए होती है PNF स्ट्रेचिंग. इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं स्ट्रेचिंग करने के, लाइक वार्म अप प्रायर टू स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग करने से पहले आपको वार्म अप करना होगा. स्ट्रेच बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेच जेंटली एंड स्लोली. स्ट्रेच टू द पॉइंट ऑफ टेंशन. ओके, तो ये हमारे प्रिंसिपल्स हो गए. नेक्स्ट मेजर आता है हमारा टेपिंग एंड ब्रेशिंग. तो टेपिंग क्या करते हैं, टेपिंग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेपिंग होते हैं. ये क्या करता है, जितने भी सारे हमारे अनडिजायर्ड मूवमेंट्स होते हैं उन्हें क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है. मीन्स जो भी हार्मफुल मोशंस हो रहे हैं उन्हें क्या करेगा, ये रिस्ट्रिक्ट रखेगा. तो स्ट्रैपिंग एंड ब्रेसिंग आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट अनडिजायर्ड पोटेंशियली हार्मफुल मोशन एंड अलाउ डिजायर्ड मोशंस. ओके, तो हम टेपिंग बहुत टाइप से आता है, डिफरेंट टाइप का होता है. जैसे ये जो जो सबसे अच्छा टेप होता है, लाइक अ गुड टेप, अडहेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए. इजीली उसे आप जब आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है. बस थोड़ा सा ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, वो भी अनडिजायर्ड मूवमेंट्स करता है. कोई भी इससे प्रॉब्लम्स नहीं होती, इरिटेट नहीं करता है. ओके, आप समझते हैं ब्रेश के बारे में. तो ब्रेश क्या करता है, इसके भी बहुत सारे सेवरल एडवांटेज होते हैं. जो ब्रेशिंग होती है वो
जो एथलीट्स है वो खुद से अपने लगा सकता है ब्रशिंग। तो ये भी क्या करता है, अनडिजायर्ड मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। सेवरल एडवांटेज होते हैं इसके, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रिवेंट अनडिजायर्ड मोशंस। डिसएडवांटेज इसके क्या क्या है, ये स्लिप कर सकता है ड्यूरिंग, मतलब जब भी आप ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, जब भी ऐसे आप रनिंग कर रहे हैं तो आपने नी ब्रश का यूज़ किया, वो स्लिप कर जा रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। वेट ज़्यादा है, साइज़ इंक्रीज़ है, एंड आप इन प्रॉपर तरीके से वियर कर रहे हैं, तो ये इसके सारे कुछ डिसएडवांटेज है। मीन्स पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो रही है उससे, एंड वो पेशेंट कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है ब्रश से, तो ये उसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो बहुत इसेंशियल होता है किसी भी स्पोर्ट पर्सन के लिए, किसी भी एथलीट्स के लिए। तो ये क्या करता है कि एक शील्ड प्रोवाइड करता है, लाइक जो भी एथलीट्स है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। इस टाइप से वो डिज़ाइन होती है कि अगेंस्ट कोई भी अगर फोर्स लग रहा है तो उसे वो प्रिवेंट कर सके, एंड हमें कोई भी इंजरी से प्रिवेंट कर सके। लाइक जैसे कि हमारा हो गया हेलमेट्स है, हेलमेट्स प्रोटेक्ट करता है हमारे हेड को, फेस शील्ड हो गया, माउथ गार्ड है, चेस्ट फोरम एंड ग्रोइन प्रोटेक्शंस, नी पैड्स, रिस्ट गार्ड, शोल्डर पैड, सिन पैड, रोलर ब्लेडिंग। तो ये जितने सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो ये जो इक्विपमेंट्स है बहुत एसेंशियल है, और हर एक एथलीट्स को ये वियर करने चाहिए जब भी वो किसी ग्राउंड पे किसी भी परफॉर्मेंस के किसी इवेंट्स के लिए जाता है, क्योंकि कोई भी कभी भी फोर्स लग सकता है एंड कोई भी इंजरी हो सकती है। तो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए सारे हमारे प्राइमरी इंजरी प्रिवेंशंस है। ओके, सेकंड इज अ सुटेबल इक्विपमेंट। सुटेबल इक्विपमेंट जो कि लाइक आप सब अच्छे से जानते होंगे कि सुटेबल जैसे कि इक्विपमेंट्स में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं शूज़। जो एथलीट्स के शूज़ है वो सुटेबल होने चाहिए, लाइक उसके फील्ड, उसकी जो ग्रास है फील्ड पे उससे रिलेटेड, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी परफॉर्मेंस है, लाइक फुटबॉल प्लेयर तो फुटबॉल के टाइप के उसके शूज़ होने चाहिए, टेनिस प्लेयर है तो टेनिस के लाइक होने, रैकेट्स है तो रैकेट्स, क्रिकेटर है तो क्रिकेट, तो उसके अकॉर्डिंग ही शूज़ सेलेक्ट किए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे रनिंग करनी है तो रनिंग शूज़ का हम यूज़ करेंगे, फुटबॉल प्लेयर है तो उसके लिए फुटबॉल बूट्स यूज़ होंगे, रैकेट्स है तो टेनिस रैकेट्स बूट, तो रनिंग स्काई बूट्स। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बूट्स होते हैं, और बूट्स सारे पेशेंट जो भी एथलीट्स है उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे चक टेलर, गोल्फ शूज़, हाइकिंग बूट्स, हाई टॉप्स, रनिंग शूज़, क्लाइंबिंग शूज़, सॉसर शूज़, स्नीकर्स, ओल्ड स्कूल बास्केटबॉल शूज़ एंड आइस स्केट्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम आपको बता दें, जो शूज़ होते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जब भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं उनके, ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए, ना ज़्यादा हमारे लूज़ होने चाहिए, एंड ईजी हो, सारे मूवमेंट्स अलाउ करे ईजिली, लाइट वेटेड हो, शॉक अब्जॉर्वर हो, वेट ट्रांसमिशन हो। ओके, एंड जो कुछ स्काई बूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत स्टिफर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो कोई भी कंपनसेटरी मूवमेंट्स है उसे अलाउ नहीं करते स्काई, क्योंकि वहाँ पे हमें बॉडी बैलेंस करना होता है जब हम भी स्काई बूट का यूज़ करते हैं, स्काई करते हैं तो उस कंडीशंस में। ओके, तो जब भी शूज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से शूज़ सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये शूज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। टाइट हुआ तो इंजरी होगी, लूज़ हुआ तो भी इंजरी होगी। ओके, नेक्स्ट आप समझते हैं सिक्स मेजर है हमारा एप्रोप्रिएट सरफेस। एप्रोप्रिएट सरफेसेस क्या हुए, ये सरफेस जो होती है ये प्रिवेंट करती कोई भी इंजरी होने से। क्यों, क्योंकि जब भी जो प्लेयर है, जो भी एथलीट्स है, लाइक फुटबॉल प्लेयर है तो उसे रनिंग करना है, रनिंग तो हर एक प्लेयर को करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारी ग्रास होती है, फील्ड होता है, एक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होता है कि इस पे ईजिली अच्छे से एथलीट्स कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रास आती है जो कि हमें इंजरी से प्रिवेंट करती है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रास है, सॉरी, बरमूडा ग्रास सरफेस होती है, ये हमारी बरमूडा ग्रास है। किक्कू ग्रास है, ये हमारी सेकंड किक्कू ग्रास है। राई ग्रास है थर्ड, एंड फोर्थ इज़ हमारी ब्लू ग्रास, एनुअल ब्लू ग्रास। तो एंड लास्ट हमारी एनिमल ग्रास। तो ये ग्रास होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अकॉर्डिंग किस टाइप का परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ही हम इस ग्रास को भी जो फील्ड तैयार किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कितना स्पोर्ट इंजरी प्रिवेंशंस के लिए कितनी सारी प्रिपरेशंस की जाती है। नेक्स्ट इज़ अ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, जो कि हमारा सिक्स मेजर है कि ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट अगर मिल रही है
किसी भी एथलीट्स को तो वो प्रॉपर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा अचीवमेंट लेके आएगा यदि उसका कोच है वो अच्छे से कर पा रहा है। ओके, तो ट्रेनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक पेरियोडाइजेशंस होता है कि किस पीरियड में डिजाइन, वो आपको एक पूरा एक रिज़ाइम बनाना होता है जब भी इवेंट्स है किसी भी एथलीट्स का, किसी भी कोई भी गेम है, कब उस गेम को जिसकी फाइनल डेट जब आती है, तो उस गेम के फाइनल डेट आने के बीच में जो प्रिपरेशन से और फाइनल इवेंट्स तक कुछ टाइम, कुछ मंथ्स होते हैं, लाइक 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 12, ऐसे 1 ईयर के समथिंग होता है। तो वो पूरा टाइम दिया जाता है, उस पूरे टाइम में जो भी कोच है उसे पूरा डिवाइडेशंस करना होता है ट्रेनिंग के लिए। कुछ पैराडाइजेशंस रखेंगे, स्पेसिफिसिटी रखेंगे, ओवरलोडिंग एंड इंडिविजुअलिटी। तो ये चारों हमारे प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स धीरे धीरे काम करते हैं जब हमारा इवेंट्स हमारे और पास में आता जाता है। ओके, तो पैराडाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी कोच को या कोई भी स्टूडेंट है, लाइक स्टूडेंट है तो हम भी ऐसे, जैसे कि हमारा मेन एग्ज़ाम आ रहा है तो हम कुछ गोल सेट करते हैं। सेम एज यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी यही है कि जो कोच है वो कुछ गोल्स बनाता है, कुछ गोल, और उस गोल्स को पूरा करना एक प्लेयर्स का, एक एथलीट्स का काम होता है। तो उसे इसी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग मिलती है, पूरा रिज़ाइम बनाते हैं। पैराडाइजेशंस में क्या होता है, ये इंक्लूड बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये ट्रेनिंग डिवाइडेड होती है इन 3 फेजेस। आप समझते हैं कौन कौन से वो 3 फेजेस होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ 3 फेज: कंडीशनिंग, प्री कंडीशनिंग या कंपटीशन। यहाँ पे सॉरी, ये हमारा प्री कंपटीशंस होगा, कंपटीशन से पहले। ओके, तो ये 3 फेजेस होते हैं जिन्हें कंप्लीट करना होता है। कंडीशनिंग मीन्स अ प्रिपरेशंस। जैसे ही हमारे पास कोई इवेंट्स है, लाइक हमें टाइम दिया जा रहा है 8 to 9 मंथ का टाइम, 8 मंथ का समथिंग टाइम दिया गया है कि ये इवेंट्स है, तो हम जो कोच है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा, उसे हम बोलते हैं कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि जो जो कोच है वो डिज़ाइन करेगा, एंड जो फिजियोथेरेपिस्ट है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका काम है एनारोबिक एरोबिक एक्सरसाइज कराना है एथलीट्स को, फिटनेस पे ध्यान देना, उसकी स्ट्रेंथ पावर को डेवलप कराना है, उसे रनिंग करानी है, उसकी स्ट्रेचिंग करानी है, स्ट्रेंथनिंग डेवलप करनी है। तो ये सारी चीज़ें प्रिपरेशंस में आ जाती हैं, लाइक कंडीशनिंग स्टार्ट हो गई। एंड सेकेंड इज़ अ प्री कंपटीशंस। प्री कंपटीशन ये क्या होता है, कंडीशनिंग टेक्निक पे बेस्ड होता है। ये क्या होता है, जैसे ही जो हमारी कंपटीशन है, जब भी हमारा इवेंट्स है उससे पहले हमारा रहता है ये, जैसे कि 8 to 10 मंथ्स है, तो हम 8 to 10 मंथ्स पहले हम क्या करेंगे इसका, सॉरी एक मिनट रुकना, तो जो भी इवेंट्स होना है उसके बेस्ड रहेगा हमारे कंडीशनिंग के कि कितना हमने जो एथलीट्स है वो जो इंडिविजुअलिटी हमने उसे कितना प्रिपेयर कर दिया है, अब उसे कितना कंपटीशन और पास में आता जा रहा है, तो उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग उसे और कितना स्टैंड डेवलप करना, और कितना पावर डेवलप करना है। तो ये सारी हमारी जो टर्म्स यूज प्री कंपटीशंस में रहता है कि बेस्ड ऑन अ कंडीशनिंग टेक्निक। थर्ड इज़ अ कंपटीशन मीन्स ओनली फोकस ऑन आर परफॉर्मेंस। हमें वहाँ पे पेशेंट के जो सॉरी एथलीट्स का जो एथलीट्स है उसका हमें वो इंक्रीज़ कर देना, लाइक कार्बोहाइड्रेट जो लोडिंग हो रही है उसे भी बढ़ा देना है, एंड पूरा रिज़ाइम तैयार कर देना है, थोड़ा सा ओवरलोडिंग कर देनी है, क्योंकि हमें क्या है कि हमारा कंपटीशन है, हमारा टास्क है वो बहुत नियर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम रिज़ाइम थोड़ा सा और वो कर देते हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये सारा चीज़ फिजियोथेरेपिस्ट को करना होता है, एंड कोच को अपना काम करना है, फिजियोथेरेपिस्ट को अपना काम करना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेते हैं। पैराडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग, लाइक रेस्ट, जैसे कि हमारा रेस्ट का टाइम चल रहा है, तुरंत हमारे पास कोई इवेंट आया, लाइक एक कंपटीशन है, एक गेम है, तो उस गेम के हमने क्या किया, एक प्रायोरिटेशन सेट किया कि इतने दिनों में है, पूरा वन वन ईयर है हमारे पास, तो 1 ईयर में हमें गोल सेट कर लिया कि हमें 1 ईयर में पूरा उतना ट्रेनिंग देना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले कंडीशनिंग प्रिपरेशन कर दी कि जितना हमें पहले स्टार्टिंग में वार्म अप, स्ट्रेचिंग, एरोबिक, एनारोबिक, स्ट्रेंथ पावर डेवलप किया, एंड्रेंस डेवलप किया, तो ये सारा हमारा कंडीशनिंग हो गई। एंड ट्रांजिशनल प्री कंपटीशन, ये कंपटीशन से पहले है कि हमें ओवरलोडिंग यहाँ पे हम कराते हैं कि उतना थोड़ा सा इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि और अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। एंड देन हमारा कंपटीशंस का टाइम जैसे ही हमारे नियर आता है, यहाँ जुलाई तक हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरलोडिंग रखेंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज रखेंगे, जितना कि हमारे टास्क के अकॉर्डिंग हो सके, हम उस इवेंट को वहाँ पे विन कर सकें,
वहाँ पे उसे गोल को अचीव कर सकें। तो हमारा यहाँ तक जून तक हम जून जुलाई तक हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन अगस्त सितंबर रहेगा, वहाँ पे थोड़ा-सा हम इंटेंसिटी को कम करते आएँगे एंड धीरे-धीरे हम उसे थोड़ा-सा कम करते आएँगे, जिससे कि जो जो भी एथलीट्स हैं उनका रिकवरी भी हो जाए एंड धीरे-धीरे वो अपने टास्क के पास जाते जा जैसे ही पहुँच रहे हैं, कंप्लीशन के नियर पहुँच रहे हैं, तो हम उनका थोड़ा-सा कम कर देंगे एंड उनका कार्बोहाइड्रेट लोडिंग स्टार्ट कर देंगे। न्यूट्रिशंस कैसे देना है उनको और उनकी एक्सरसाइज है, उनकी इंटेंसिटी कम रखेंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सेम एज़ यहाँ पे 18 मंथ का प्रोग्राम जब हमारा होता है, तो सेम डबल बार यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 मंथ का यदि कोई इवेंट्स है, तो कंडीशनिंग, प्री कंप्लीशन, कंप्लीशन, फिर प्री कंप्लीशन, कंप्लीशन एंड एक्टिव रेस्ट। तो सेम हम यही चीज़ें बार-बार रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बिगिनर्स के लिए है। स्टार्टिंग में जब हम जो प्लेयर्स हैं, जैसे कंडीशनिंग प्रोग्राम चल रहा है, लाइक प्रिपरेशंस चल रही है, तो उसमें जो हम पैराडाइजेशन सेट करते हैं, तो ये बिगिनर्स का है, ओनली कंडीशनिंग के लिए। तो मंडे जैसे कि हम डे बाई डे सेट करते हैं कि हमें क्या देना है, लाइक क्या एक्सरसाइज करानी है, कितना एरोबिक कराना है, कितना एरोबिक कराना है। तो इस टाइप से हम वीक वाइज सेट कर लेते हैं, डे बाई डे सेट कर लेते हैं जो भी थेरेपिस्ट है, उसके बाद वो ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड हमारा जो प्रिंसिपल है, ओवरलोड प्रिंसिपल। ओवरलोड प्रिंसिपल्स क्या होता है, जो कोच है वो जो एथलीट्स है उसे बार बार मैनिपुलेट करता है कि आपको ये परफॉर्मेंस, ये इवेंट्स को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा वो अपना इंटेंसिटी इंक्रीज़ कराता है कि वर्क और लो, लोड और लो। एज अ थेरेपिस्ट आपको क्या कराना है, वहाँ पे आपको इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा देनी है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देना है, लार्ज अमाउंट में आपको एक्सरसाइज कराना है, ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ, ग्रेटर वॉल्यूम के साथ आपको वर्क कराना है। तो उसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब थोड़ा सा हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा लोड बढ़ा रहे हैं। ओके, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। गिवन स्ट्रेस, ये स्ट्रेस भी देता है। ओवरलोडिंग की वजह से जो एथलीट्स है वो उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो उससे स्ट्रेस भी होते हैं। अलाउ एडिक्यूट रिकवरी, एंड यहाँ पे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम थोड़ा सा ओवरलोडिंग दे के हम एथलीट्स को स्ट्रेस देते हैं कि आपको ये करना है, करना है, करना है, इतने इतने टाइम में इतना कंप्लीट करना है आपको। ओके, तो इससे स्ट्रेस मीन्स आपको ओवरलोडिंग से एथलीट्स को स्ट्रेस देना है कि अभी आप नहीं कर पाओगे, तो एंड जब भी परफॉर्मेंस होगा तो आप वहाँ पे कैसे करोगे। ओके, एंड अलाउ एडिक्यूट रिकवरी टाइम प्रॉपर मिलना चाहिए, जैसे कि उनकी बॉडी रिकवर हो सके, हील हो सके। रेस्ट टाइम, इंक्रीज लोड वाई अल्टरिंग ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, धीरे धीरे आपको लोड को इंक्रीज करना है, जैसे प्रोग्रेस करते रहना है। इंक्रीज लोड वाई अल्टरिंग एट एनी पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया, उस टाइम तक वो हमें कंप्लीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। ओके, प्रोग्रेस टू न्यू ट्रेनिंग टेक्निक में प्रोग्रेशंस कराना है, मॉनिटरिंग करते रहना है आपको कि कोई परफॉर्मेंस डिक्रीज तो नहीं हो रहा, ओवर ट्रेनिंग तो नहीं हो रही, कोई इंजरी तो नहीं हो रही है, एंड उसका बॉडी फिजिकली वो मेंटली स्टेबल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे थेरेपिस्ट जो है वहाँ पे आपको एथलीट्स में देखना होगा, चेक करना होगा, मॉनिटरिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक में इसमें क्या है, स्पेसिफिक ही लाइक जो भी एथलीट्स है, जब भी आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइज लाइक जैसे फुटबॉल प्लेयर है, तो हमें जो एक्सरसाइज करानी है वो हमें फुटबॉल लाइक करानी है। क्रिकेट प्लेयर है तो हमें क्रिकेट के अकॉर्डिंग कराना है। लाइक वॉलीबॉल प्लेयर है तो हमें वॉलीबॉल की तरह कराना है। हॉकी प्लेयर है तो हमें हॉकी की तरह कराना है। तो ये स्पेसिफिक है, मीन्स किस डायरेक्शन में ट्रेनिंग देनी है, क्या उसका इवेंट्स है, किस टाइप से। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो प्लेयर है वो किस टाइप के स्पोर्ट्स एक्टिविटी का प्लेयर है। तो स्पेसिफिक रहेगा ये चीज़ें। स्पेसिफिक रिफर टू प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग ट्रेनिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ एन athletes given sport. It's important to identify the most important component of fitness to each particular sports and tailor इस particular sport जो भी है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जैवलिन वाला है तो उससे हमें पता है कि इसकी रोटेटेड कफ मसल्स को स्ट्रेंथ और ज़्यादा डेवलप करानी है।
रैकेट्स का है तो हमें पता है उसकी हैंड की मसल्स है, उसके शोल्डर जॉइंट की, उसके एल्बो जॉइंट, फोर आर्म, उनकी मसल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कराना है। लाइक फुटबॉल प्लेयर है तो आपको पता है कि हमें उसकी कार्ड्स, आर्म्स, इनकी मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथिंग दें। तो ये स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक हमें ज़्यादा वर्कलोड किस पे लेना है, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, पावर सबसे ज़्यादा किन मसल्स का इंक्रीज करना है। तो यही सेम इसमें बस यही लिखा है कि एथलीट्स ट्रेनिंग टुवर्ड इम्प्रूव दीज पर्टिकुलर कंपोनेंट्स। नो एडवांटेज there is no advantage of power athletes is doing large amount of endurance training large amount non endurance athletes to spend considerable time on a strength training. For example, football require more strength and endurance training. ओके, तो आई होप अभी इस एग्जाम्पल से आप सब क्लियर ही हो गया होगा कि फुटबॉल को, जैसे फुटबॉल प्लेयर है तो उसे रिक्वायर है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे डिपेंड करता है कि किस फील्ड का आपके पास एथलीट्स आ रहा है। नेक्स्ट इज अ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी में क्या होता है कि इंडिविजुअल हम एक जैसे कोई एथलीट्स है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो कौन सा टास्क नहीं कर पा रहा है। सपोज जो टीम है उसमें जैसे क्रिकेट प्लेयर्स की टीम है, क्रिकेट की टीम है तो 11 प्लेयर्स होते हैं, उसमें से सपोज एक प्लेयर ऐसा है जो उस टाइम में कंप्लीट रनिंग नहीं कर पा रहा है। कम जैसे एक टाइमिंग फिक्स है, इस इतने से इतना मिनट्स में इतना आपको रनिंग कंप्लीट करना है, बट एक प्लेयर है वो नहीं कर पा रहा है उतने टाइम में, उसे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो एज अ थेरेपिस्ट आप उस पर वर्क करोगे, इंडिविजुअलिटी उस पर वर्क करोगे, उसका एक रिज़ाइम बनाओगे, उसकी फिर से जो ट्रेनिंग है उसे उसे ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दोगे। तो सेम एज अ इंडिविजुअलिटी यही है कि पर्टिकुलर ट्रेनिंग आपको देनी है कि वो ट्रेनिंग लोड देना, पर वो इतना होना चाहिए कि वो टॉलरेट कर सके, स्पेसिफिक होना चाहिए, एक रिस्पॉन्स है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्टिमुलाई उसे मिलना चाहिए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिससे कि वो और अदर प्लेयर के साथ में एक्टिविटीज़ कर सके। उसकी स्पीड, उसका रिकवरी, साइकोलॉजिकली, न्यूट्रिशनली, लाइफ स्टाइल हैबिट, सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना। इंडिविजुअलिटी में यहाँ पे ओनली उसका रनिंग का हमने एग्जाम्पल लिया, सेम ये नहीं, यदि कोई एथलीट्स है उसका हेल्थ थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है और अदर प्लेयर से, उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको उतना स्ट्रेंथ डेवलप कराना है। उससे थोड़ा सा न्यूट्रिशंस प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उसको न्यूट्रिशंस की एडवाइस देनी होगी कि और न्यूट्रिशन इनटेक करें। साइकोलॉजिकली कोई एथलीट्स है वो उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, सपोज उसे थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको उसको सपोर्ट देना है। तो मीन्स इंडिविजुअलिटी उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि वो अपना इवेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो उस पर फोकस करके उसे एक्सरसाइज, उसको पूरा एक रिज़ाइम तैयार करके उसे उस पर एक्सरसाइज करानी है। ओके, मीन्स उसे अदर प्लेयर्स के इक्वली आपको लेके आना है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग और इन्फ्लुएंस बाई प्रीवियस ट्रेनिंग हिस्ट्री, एज, करंट स्टेज, फिटनेस एंड जेनेटिक मेकअप। अब नेक्स्ट हमारा, ये तो हमारे हो गए प्रिंसिपल्स, जो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स थे कि जब भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो, एडिक्वेट ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसके प्रिंसिपल्स थे। अब मेथड्स क्या होते हैं एडिक्वेट ट्रेनिंग मेथड्स, लाइक एरोबिक ट्रेनिंग, एरोबिक हो गई, स्टैंड पावर ट्रेनिंग हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है, स्पीड एंड एजिलिटी ट्रेनिंग है, स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग एंड क्रॉस सेक्शनल। ओके, नेक्स्ट अब हम मेजर्स देखते हैं। हमारा 8 मेजर है एडिक्वेट रिकवरी। लाइक जब भी आप एक्सरसाइज करा रहे हो तो उसको उतना है रेस्ट भी मिलना चाहिए, वरना रिकवरी नहीं होगी। और रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इवेंट्स जो है वो 1 या 2 दिन की एक्सरसाइज, 1-2 दिन की परफॉर्मेंस से नहीं होगा, सालों साल इवेंट्स चलने वाला है, मीन्स सालों साल उसकी प्रिपरेशंस चलने वाली है। तो इसके लिए आप एक एक बैलेंस रखेंगे, जितना एक्सरसाइज आप करा रहे हैं उसे उतना रेस्ट भी प्रोवाइड करें। वीक में 1-2 दिन उसका रेस्ट डे रख दें, उसमें एक्सरसाइज नहीं कराएं, तो कितना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिकवरी। ओके, तो रिकवरी के लिए आप क्या करेंगे, एडिक्वेट कूल डाउन सेशन रखेंगे 5 to 15 मिनट्स का, डीप वाटर रनिंग, आइस इमर्शंस, कॉन्टेस्ट बाथ, वर्लपूल थेरेपी, मसाज स्टैक, एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट स्लीप। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो रिकवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब इतना ओवरलोडिंग इंटेंसिटी का आप वर्कलोड ले रहे हैं तो उसका मसल सोरनेस एंड मसल स्टीयरिंग तो होना ही होना, इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। तो इंजरी को प्रिवेंट करना है तो इसलिए आपको रिकवरी टाइम भी रखना होगा, एडिक्वेट रिकवरी देंगे जिससे कि हीलिंग प्रोसेस हो सके।
ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे किसी एथलीट से। नेक्स्ट है 9, हमारा जो मेजर है उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकली इंजरी प्रिवेंशन। साइकोलॉजिकली इंजरी प्रिवेंशन मतलब एज अ थेरेपिस्ट आपका रोल इतना ही नहीं है कि उसे ओनली एक्सरसाइज कराओ, उसकी मसल्स एंड्योरेंस रेंज बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं है, आपको उसे सपोर्ट भी देना है एज अ थेरेपिस्ट। आपको वहाँ पे मेंटली उसे सपोर्ट देना है, गोल सेट करने के लिए उसे थोड़ा-सा मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, क्योंकि इतना टाइम होता है कि इस टाइम में हो सकता है कोई भी एथलीट स्ट्रेस में हो जा सकता है, कोई डिप्रेशन हो सकता है किसी को। तो आप सारी चीज़ों को मेंटेन करना है आपको। साइकोलॉजिकली इंजरी प्रिवेंशंस लाइक मेंटल रिहर्सल्स, प्रोग्रेस, मसल्स रिलैक्सेशंस, आप मसल्स बीच में रिलैक्स कराते रहिए, मसल्स कॉन्टैक्ट, मसल रिलैक्स, एक टाइम रखिए उसका। पॉजिटिव सेल्फ टास्क, उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टास्क एंड थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा सा उन्हें और अच्छे से बोल, आप कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे मोटिवेट रख सकते हैं। रूटीन, मेक अ रूटीन, एक प्रॉपर रूटीन सेट होना चाहिए और रूटीन को फॉलो करना, गोल सेटिंग, मेंटल स्किल ट्रेनिंग, म्यूजिक थेरेपी, मसाज थेरेपी। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल इंजरी प्रिवेंशन से लास्ट हमारा एक मेजर बचा है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर होता है किसी भी स्पोर्ट एथलीट्स के लिए एंड इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगा एथलीट्स तो उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लाइक इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है तो हमारे रिस्क ऑफ इंजरी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, इनएबिलिटी, अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं ले रहा है, इम्प्रॉपर हाइड्रेशन इनटेक कर रहा है, तो क्या रहेगा कि हमारा जो ब्लड फ्लो है उसे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, वर्किंग ऑफ मसल्स, जिसमें कि प्रॉपर बॉडी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी एंड हमारी हाइड्रेशन जब बॉडी में कम रहेगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, विटामिन्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये सारी बहुत एसेंशियल है किसी भी एथलीट्स के लिए। जितना अगर वो वर्कलोड ले रहा है उतना उसे न्यूट्रिशंस की भी नीड रहेगी। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एडिक्वेट वाटर, मिनरल। तो यहाँ पे पूरा एक उनका फ्लो चार्ट होता है, डाइट चार्ट होता है जो न्यूट्रिशन सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें डेली डाइट लेनी होती है। तो ये हमारे कुछ मेजर्स थे, तो आई, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एज अ एथलीट्स, उसके लिए एज अ थेरेपिस्ट, उसके लिए। एंड यदि कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।